हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है वो कराऊंगी। इसका पार्ट ए हम कर चुके हैं, आज हम पार्ट बी करेंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आज हम यही करेंगे, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर है। Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। एक 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 60 डिग्री का के कोण पर झुकी हो। तो चैप्टर आपको पता चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का। ठीक है, साथ के साथ में ये आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको ये वर्कशीट में मिला हुआ है कंस्ट्रक्शन का। वर्कशीट नंबर है आपके पास 72 और उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो देखो, इस वर्कशीट में मैंने ये वाला क्वेश्चन ना प्रॉपरली मतलब बिल्कुल अच्छे से पेंसिल कंपास से कॉपी पे समझाया है। ठीक है ना, तो आप ये क्वेश्चन वहीं से ही समझिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर रफ फिगर बना भी दूं कि एक सर्कल बना दिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, उस पे टेंजेंट्स को कैसे ड्रॉ किया, तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप उसे प्रकार से बनाना नहीं सीखोगे, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल में प्रॉपर समझाया है अच्छे तरीके से। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वर्कशीट 72 से ये एग्जाम्पल 2 जो है वो कर सके। ठीक है, बनाना है, ऐसा नहीं है कि वर्कशीट का क्वेश्चन है तो चलो छोड़ दो, नहीं, आपको करना है, यहीं पर ही प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है ना, चलिए 22 पे आते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई मापिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो, क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं? जिनका जो सेंटर है वो सेम होता है। ठीक है, तो दो सर्कल की आपको त्रिज्या मतलब कि रेडियस आपको यहाँ दे रखी है 5 और 3 सेंटीमीटर। अब वो आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको निकालनी है, जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड ही है, मतलब बड़े वाले वृत्त के लिए तो वो जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा है, मतलब कि टेंजेंट है। कैसे है? चलो पहले फिगर बनाते हैं फिर शुरू करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, उसी के साथ एक सर्कल और बना लिया। ठीक है, आप इसे कंपास से बनाइएगा तो ठीक से बनेंगे बिल्कुल। अब मैंने बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट ये ले ली, सॉरी कॉर्ड ये ले ली, जीवा। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ ए बी, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट ही तो है, स्पर्श रेखा ही तो है छोटे वाले सर्कल की। ये इनका सेंटर दोनों का जो कॉमन सेंटर होगा, क्योंकि ये संकेंद्रीय वृत्त है मेरे। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की मेरे पास क्या है? रेडियस है, त्रिज्या। और ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये मेरे पास 3 है। ठीक है ना, फाइनली मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। यहाँ तक आपको फिगर समझ में आ गई कैसे बनाई, कैसे क्या फाइंड करना है ये पता चल गया। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ए बी जो है बड़े वृत्त की जीवा है। ठीक है, एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, अब देखो यहां पर ओपी, आपको इसको ओ ले लेते हैं। ओपी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ओ ए आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज आपको पता है कि जो ओपी है वो लंब परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, ये थ्योरम आपको यहाँ पर लिखनी है पूरी स्टेटमेंट, क्योंकि थ्योरम 10.1 थी कि जो हमारी क्या होती है? रेडियस, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ए पी ओ, ये मेरा 90 डिग्री होगा, फिर तो होगा नहीं होगा 90 डिग्री। अब देखो, अब ये मेरा जो ट्राइंगल बन गया ए पी ओ त्रिभुज, ये तो मेरा समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ और उस थ्योरम की मदद से मैं ये एपी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल एपीओ, त्रिभुज एपीओ की। ठीक है, जिसमें एओ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? एपी के स्क्वायर के प्लस पीओ के स्क्वायर के।
ठीक है ना यहाँ तक। ये आपके पास 5 का स्क्वायर है, ये आपको नहीं पता, छोड़ दो। ये आपको पता है तो ये 3 का स्क्वायर है आपको। तो 25 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस 9। अब 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। यहां से मेरे पास AP स्क्वायर आ गया 16। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटता है ना, यहाँ रूट लगता है लेकिन प्लस माइनस का। तो AP मेरे पास एक तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा प्लस का, ठीक है, और एक AP मेरे पास आएगा यहाँ पर माइनस का 4। तो क्या कभी भी साइड माइनस में हो सकती है? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। ये जो है ये मेरे लिए क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड मेरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब AP मेरे पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। मुझे AP नहीं निकालना, मुझे यहाँ पर AB निकालना है, क्योंकि मुझसे कह रहा था लेंथ ऑफ द कॉर्ड मुझे फाइंड करनी है। तो कॉर्ड तो मेरी AB है ना, तो AB देखो मेरे पास दो पार्ट में बटी है, AP प्लस PB। अब AP और PB तो इक्वल होंगे ना, तो मैं दोनों को AP प्लस AP लिख सकती हूँ। AP इज इक्वल्स टू PB होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहा होगा, है ना। अब AP मैंने अभी निकाली है 4, तो 4 प्लस 4, इसका मतलब AB कितना आ गया मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। तो मेरी कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई जो मुझे निकालनी थी वो कितनी आ गई मेरी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे कि AB जो है वो बड़े वाले वृत्त की जीवा है और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। बाकी तो पूरा यही सेम सॉल्व करना है, बस लास्ट में लिख देना है कि जीवा की लंबाई कितनी आ गई है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई इस क्वेश्चन में, चैप्टर कौन से चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 10। जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तभी आप उसे और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये हमसे कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो देख के ही पता चल रहा होगा, चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन है दोनों, इंटरनल चॉइस इसमें आपको मिल रखी है, दोनों ही 8 के हैं। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर आप पता है छोड़ नहीं सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इंटरनल चॉइस में भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चैप्टर्स आपको सारे करने हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ऐसे तो वो भी छोड़ना नहीं चाहिए, वर्कशीट में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन वर्कशीट्स भी चल रही है, तो टॉपिक्स तो छोड़ने नहीं चाहिए, तो सारे ही आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, स्पेशली 1 मार्क के क्वेश्चन, क्योंकि इस बार केस स्टडी थोड़ी अलग है इसीलिए। चलो देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने सेक ए के टर्म में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कौन कौन से, यहाँ पर लिख ले साइड में कौन कौन से होते हैं। चलो, साइन ए एक तो, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए तो वो तो पहले ही सेक की फॉर्म में ही बताना है, तो ये 5 है, टोटल 6 होते हैं। तो सेक तो लूंगी नहीं क्योंकि उसके ही टर्म में मुझे बताना है। इसका मतलब मुझे इन पांचों को सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। शुरू करते हैं, चलो सबसे पहले मैं कॉस ए ले लूं, आप कोई सा भी पहले ले सकते हो। कॉस ए मुझे पता है वो 1/sec ए होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे बहुत सारे जो आपको याद होने चाहिए। मैंने इसकी ना एक शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज, आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, टेबल हो गई, सब चीज बता रखी है और शॉर्टकट तरीके से बता रखी है कि कैसे आपको याद रखनी है, कि बोर्ड एग्जाम में आप जल्दी से निकाल लो कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, ये फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कई बच्चों ने वो देखी है वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी है ना उनको मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, फिर याद नहीं करने पड़ेंगे इतने सारे फॉर्मुलेज आपको। ठीक है ना, तो मैंने कॉस तो देखो रिप्रेजेंट कर दिया, टिक लगाती चलती हूँ, जो जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करती रहूंगी। सेकेंड कौन सा ले, कोई सा भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं चलो। तो 10 को सेक की फॉर्म में करना है, एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है मेरे पास, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। अगर आपको आइडेंटिटी ये याद हो तो, इसके लिए तो आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से, यहाँ से स्क्वायर हटाया और यहाँ पर रूट लगा दिया। ठीक है ना, तो देखो 10 को भी मैंने सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉट,
कॉट तो 10 का उल्टा होता है ना, 1/10 ही होगा ये तो 1/10 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए भी मेरा रिप्रेजेंट हो गया सेक की फॉर्म में। अब रह गया मेरा साइन और कॉस। देखो अगर मैं साइन कर दूं ना तो कॉस तो जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन का ही उल्टा होता है। तो मेन मेहनत किस में करनी है, अब हमें साइन में करनी है। तो साइन ए कैसे करें, साइन ए देखो एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर, होती है ना। तो साइन ए स्क्वायर मैं यहां से निकाल लेती हूँ, वो हो जाएगा मेरा कॉस ए स्क्वायर -1। यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट लगा सकती हूँ, लग जाएगा रूट। अब मैंने पता है क्या किया, कॉस को भी खोल लिया। कॉस होता है मेरे पास 1/में सेक स्क्वायर है, क्योंकि कॉस जो है वो साइन सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया, साइन ए इज इक्वल टू, देखो ये मैंने बेस सेम कर लिए, तो मेरा आ गया यहाँ पर 1 माइनस सेक स्क्वायर है अपॉन में सेक स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन ए मेरे पास आ गया, इसको तो मैंने अंडर रूट ऊपर वाले का तो ऐसे ही रहने दिया, उसको नहीं चेंज किया। नीचे सेक स्क्वायर था, उसको रूट से बाहर निकाल दिया, तो मेरा सेक ही आ गया। तो देखो साइन भी हमने सेक में कन्वर्ट कर ही दिया है, ठीक है। लास्ट रह गया फिफ्थ वाला, वो कौन सा रह गया फिफ्थ वाला, कॉसेक। तो कॉसेक होता क्या है, 1/साइन है, साइन का ही तो उल्टा होता है। तो साइन आप पे ये है तो पलट दो इसको, है ना। पलटेंगे तो कितना आएगा, सेक के ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना चला जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर है। तो 5 रेशियोज होती है मेरे पास, होती 6 है लेकिन एक में कन्वर्ट करना था, तो 5 रेशियोज थी जिनको मुझे सेक में कन्वर्ट करना था। फर्स्ट ईयरी, सेकेंड ईयरी, थर्ड ईयरी, फोर्थ ईयरी और फिफ्थ ईयरी, सारी रेशियोज को मैंने सेक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके जो चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है वो और देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है आपको इवेल्युएट, मान ज्ञात कीजिए, तो इस पूरे का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, है ना। तो साइन 30 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है, कॉसेक 60 कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करें, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो साइन 30 होता है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो 1/2 होता है, टेन 45 1 होता है, माइनस कॉसेक 60, देखो ये साइन का उल्टा होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, पूरे में अपॉन सेक 30 होता है मेरे पास 2/√3, कॉस 60 होता है मेरे पास 1/2 और कॉट 45 होता है मेरे पास 1, ठीक है, ठीक है। सबकी मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने बताया क्या किया, ये नीचे एलसीएम ले लिया 2√3। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ये ऊपर कैसे आता है नंबर, तो देखो यहाँ पर 2 है ना, 2 छोड़ दो, √3 लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है ना, 2 है ना √3 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 2√3 को तो पूरा आ जाएगा, माइनस √3 यहाँ पर है तो 2 नहीं है ना, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। जो नंबर नहीं होता है ना उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम मैंने नीचे भी एलसीएम लेके बेस सेम किया है यहाँ पर, तो √3 तो है तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 है यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी एक अपॉन के ऊपर दूसरा अपॉन होता है, 2 अपॉन एक साथ होते हैं, तो हम जो नीचे वाला होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए यही कर देते हैं, फिर मैंने इसको तो ऐसे ही लिख दिया है और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, ये कट हो गया। फाइनली बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास देखो √3 और 2√3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3√3 लिख सकती हूँ, माइनस का 4 अपॉन में √3 और 2√3, अब ये दोनों प्लस के तो 3√3 और प्लस का 4, ठीक है। वैसे तो मेरा यही आंसर होना चाहिए, लेकिन रूट में डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट नहीं छोड़ते, रैशनलाइज, तो -4 अपॉन में 3√3 -4, तो ये आ गया मेरा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ लग जाएगा मेरे पास a + b और a - b की आइडेंटिटी, जो कि होती है a² - b², यही होती है। a² मतलब 3√3 का स्क्वायर, -b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो होता है मेरे पास
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी। अब 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करूंगी तो 9 आएगा और √3 का करूंगी तो 3 आएगा, तो 3 9 जा मेरे पास यहाँ आ जाएगा 27। 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 आएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, अभी क्या है 27, ये तो 4 4 जा 16 माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, 27 में से 16 गए तो 11, बस 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, ये आपका आंसर आ गया, हो गया इवेल्युएट, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट 5 माइनस 3 अपॉन 7 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ना। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस 3 अपॉन 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको याद है हमने ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वाला किया था कि जिसमें हम रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं इन्हें, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर यहाँ पर, लेट 5 माइनस 3 अपॉन 7 √3 बी आर रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। माना 5 माइनस 3 7 अपॉन √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस 3 अपॉन 7 √3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी होगा, ठीक है ना। जबकि ए और बी क्या है, ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं ये मेरे कोई, और इसके साथ साथ ए जो है बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स वही होते हैं ना जिनको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा हर होता है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हमने बताया क्या किया, मैं इस 3/7 √3 को उधर ले गई, तो 5 माइनस ए अपॉन बी इधर आ गया और यहाँ पर आ गया 3/7 √3, ठीक है। बेस सेम कर लिया तो ये आ गया मेरा 5b माइनस ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 3/7 √3, ठीक है। अब देखो यहाँ ना नीचे रूट है डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसको ना पहले रैशनलाइज कर दिया, तो इंटू √3 अपॉन में √3, तो 5b माइनस ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन में 7 इंटू 3, ये कट हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, अब 5b माइनस ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 7, ये बचा। अब मैं इस 7 को इधर ले आई, तो 5b माइनस ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू √3। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जो ये 7 ये पूरा है, ये तो मेरा रैशनल नंबर है, और जबकि √3 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है। अब जब एक रैशनल नंबर है तो √3 भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए ना, ये दोनों तो तभी इक्वल होंगे ना, मतलब कि 2 इज इक्वल टू 2 इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड पे सेम चीज लिखी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक साइड पे रैशनल नंबर लिखा है तो फिर दूसरी साइड पे भी वो रैशनल नंबर ही होगा, होगा नहीं होगा। तो चलिए वही चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 5b माइनस ए अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स √3 शुड बी अ रैशनल नंबर, फिर तो वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना फिर वो भी रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम देखें तो √3 तो मेरा इरेशनल होता है, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √3 तो इरेशनल नंबर होता है। तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपसे बोलूं 2 जो है वो √2 के बराबर है, क्या ये हो सकता है पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो हमने ऊपर एज्यूम किया था वो हमारा गलत था। तो सो
आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अब वही लिख देंगे 5 माइनस 3/7√3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिख देती हूँ। तो 7 ब्रैकेट में 5b माइनस a अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब वो परिमेय संख्या है तो उसके सामने वाली भी तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो परिमेय तो नहीं हो सकती, है ना। तो इसका मतलब अतः 5 माइनस 3/7√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन 24। इसकी इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलिए वो देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. At what minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? 3 व्यक्ति सुबह की सैर के समय एक साथ कदम रखते हैं। उनके कदमों का माप क्रमशः 40 सेमी, 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण कदमों के समान दूरी तय कर सके? तो देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, मॉर्निंग वॉक पे क्या होता है, 3 जने एक साथ जाते हैं। ठीक है ना, अब वो जब वो एक साथ जाते हैं ना, तो वो जो कदम रखते हैं वो एक साथ रखते हैं। कदमों का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, उनके स्टेप्स का 40 सेंटीमीटर है, 42 और 45 है। स्टेप्स के मेजर्स दे रखे हैं, कितना कितना रखते हैं। ये पहले का होगा, ये दूसरे का होगा और ये तीसरे का होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रत्येक को कम से कम कितनी दूरी तय करनी चाहिए। कम से कम वो कितनी दूरी तय करें, मिनिमम डिस्टेंस कितना वो ले, सो दैट ईच कैन कवर द सेम स्टेप इन कंप्लीट स्टेप्स। सेम डिस्टेंस, जितने भी वो स्टेप्स ले उसमें डिस्टेंस जो है वो उनका सेम हो। तो देखो चैप्टर नंबर 1 का ये आपके पास क्वेश्चन है। कई बच्चों को पता है इसमें कंफ्यूजन होती है, नहीं वो समझ पाते हैं कौन से चैप्टर का है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटरनल चॉइस में सेम ही को चैप्टर का आएगा। ये चैप्टर 1 है ना, तो ये भी चैप्टर 1 का ही आएगा। और यहाँ पर कह रहा है आपसे मिनिमम डिस्टेंस। तो जब मैंने आपको पहले एक पेपर सॉल्व करवाया था, प्रैक्टिस पेपर 1 जो था और सैंपल पेपर भी करवाए हुए हैं, उसमें मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब भी बोले मैक्सिमम तो हमेशा आपको HCF निकालना है, और जब भी बोले मिनिमम स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करो, LCM इन तीनों का निकाल लो। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, LCM ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो LCM के लिए मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ निकाल लूँ LCM, मेरे पास वहाँ स्पेस इतना नहीं है क्योंकि ये बड़ा आएगा, तो मैं यहाँ पर साइड में कर दूँ। आप इसके नीचे ही कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से कट किया तो 20, 21 और 45, फिर दोबारा इसको 2 से कट कर दिया मैंने, तो 10, 21 और 45। अभी भी मैंने इसे 2 से ही कट किया तो 5, 21 और 45 आ गया। अब मैंने इसे पहले 5 से कट कर दिया, 5 1 जा 21 और 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक 3 से कट किया, 3 7, 3 3 जा, फिर दोबारा 3 से कट किया, अब की बार मैंने 7 से कर दिया। तो मेरे पास LCM कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 2520। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, यही पूछ रहा था ना, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस मेरे पास यहाँ कितना आ गया, 2520 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम देखो फटाफट से और एचसीएफ और एलसीएम निकाल के खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2 ही क्वेश्चन रह गए, 25 और 26, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 145, फाइंड द इंटीजर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 145 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो आपसे कह रहे हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर लेने, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाले इंटीजर्स लेने, ऐसे 2 पूर्णांक लेने जो एक के बाद एक हो, उनके स्क्वायर का, उनके वर्ग का सम कितना है 145। पहले तो लेट करना पड़ेगा इसका मतलब फिर मुझे, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने x मान लिया, ठीक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना है, ठीक है। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर वो मैंने x+1 मान लिया, क्योंकि एक के बाद एक है ना, तो एक x होगा तो दूसरा x+1 ही होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपसे ये कह रहा है कि इनका स्क्वायर का सम जो है वो 145 है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस 1 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो 2x स्क्वायर इन दोनों को करके, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 145 माइनस 1। तो 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 144, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये 72 में इधर ले आई, यहां तक ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहां पर क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिट, ये बीच वाले टर्म को तोड़ दिया। तो मैंने 2 फैक्टर्स कौन कौन से यहां पर लिए, प्लस का 9x और माइनस का 8x। क्यों, ये क्यों लिए, क्योंकि प्लस माइनस करने पर मेरे पास आना चाहिए था x और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था -72x। तो देखो 9 में से 8 माइनस करूंगी तो x ही आएगा 1x, और 9 इंटू 8 72 भी आ जाएगा। अब मैंने इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया और इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 9 आया, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x प्लस 9 आया। बाहर माइनस था तो मैंने ये अंदर वाला साइन चेंज कर दिया, तो x माइनस 8 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x 8 आ गया, यहाँ से मेरे पास x माइनस 9 आ गया। ये तो मेरा नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे यहाँ स्टार्टिंग में बोला था पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो मैं ले ही नहीं सकती, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x 8 आ गया, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास क्या आ गया, वो x था, तो वो 8 आ गया। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, वो था मेरे पास x+1, इसका मतलब 8+1 वो 9 आ गया। इसका मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक मेरे पास 8 आया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मेरे पास 9 आया, ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 25। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आपसे कह रहा है यहाँ पर शो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। दर्शाइए कि बिंदु, 4 बिंदु दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो पैरेललोग्राम आप सबको पता है 4 साइडेड फिगर होती है, तो मैंने यहाँ पर पहले वो फिगर बना ली, नाम भी दे दिया इसको A B C और D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 0 और, अच्छा आपको पता चल रहा है ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 का था, ये ना चैप्टर जरूर पता होने चाहिए आपको। B वाला है 3 और 0, C वाला है 4 और 1 और D वाला है 1 और 1। अब पता है आपको क्या करना है, आपको ये शो करना है कि जो ये आपने फिगर बनाई है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज है। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, वो क्या, अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसा कि AB, इसके सामने है CD, ये इक्वल होती है,
उसी तरीके से AD जो है वो इक्वल होगी BC के। तो ऐसा करते हैं, हम लोग यही प्रूफ कर देते हैं। अगर हमारी AB CD के इक्वल हुई और AD BC के इक्वल हुई तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, और अगर नहीं हुई तो ये नहीं है ना। अब ये AB निकाले कैसे? तो AB यही तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसी तरीके से CD भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे, उसी तरीके से AD भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे और BC भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो चारों निकाल देते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। AB फॉर्मूला मैं यहां लिख देती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है। चलिए AB है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x2 और किसी को भी x1 ले सकते हैं। मैं हमेशा बाद वाले कोऑर्डिनेट को x2 लूंगी और पहले वाले को x1 लूंगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास 3। ठीक है, उसी तरीके से मैंने CD निकाल लिया, CD है, ठीक है। x2 माइनस x1, अब देखो C, तो मैं x1 इसको लूंगी और x2 1 को लूंगी, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये भी मेरा 3 आ गया। इसका मतलब ये तो मेरी सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए AD और BC और देख लेते हैं। AD ये वाला, तो अब A पहले लिखा है तो मेरे लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब √2, ठीक है। लास्ट और निकाल लेते हैं, चलो BC। तो BC ये है, मतलब x2 माइनस x1 ना, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आ गया मेरा √2। इसका मतलब AB जो है वो CD के इक्वल है एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। इट मीन्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और आपको यही यहाँ पर शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 26 BC के साथ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।